नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? मनोविज्ञान के अंदर हमारा एक लंबे समय से अधिगम टॉपिक चल रहा है। आइए इसको कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं। और ये मनोविज्ञान रीट मुख्य परीक्षा L1, L2 और ग्रेड सेकंड के लिए रहने वाली है। और इसमें अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अधिगम। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आ जाइए सारे बच्चे, फिर शुरुआत करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये टॉपिक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसको कवर करते हैं आज। तो 19 नंबर सेशन है। इससे पहले 18 सेशन हो चुके हैं। अधिगम की चर्चा हम कर रहे हैं, जहां हम अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा जो है वो अभी कर रहे हैं। और इस सेशन में हमने कितना पढ़ लिया है देखिएगा। इस सेशन में यानी लास्ट सेशन तक हमने जो है वो हमें आज अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं और आज हमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है। मानू चौधरी कह रही है, मेरी हर थकान मेरी माँ की सूरत देखकर उतर जाती है। अब ना थकान उतरती है ना सुकून मिलता है। हेमलता कैसे हैं आप? आशा स्वागत आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने यहां तक पढ़ा था और आज हम अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानी। गेस्टाल्ट अर्थात किसी भी समस्या के पूर्ण आकार में सोचना। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकार, पूर्ण आकार। यानी गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या के किसी एक पक्ष के बारे में सोचने की बजाय उस पूरी समस्या के बारे में ही जो है वो सोचना चाहिए। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, जर्मनी के। इनके सहयोगी थे कोफका, मैक्स वर्दीमर। और इन तीनों ने मिलकर जो है वो क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो है वो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी, जो बंदर होता है, सुल्तान नाम था और चिंपैंजी बंदर था, उसको इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर कई दिनों तक, कई महीनों तक प्रयोग किया और देखा कि क्या ये जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है ये चीजों को सीख पाता है कि नहीं पाता। मुख्य रूप से इनके 2 प्रयोग आते हैं कि इन्होंने चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत पे जो है वो क्या रख दिए, केले रख दिए। और उन केलों को इतनी ऊंचाई पर रखा गया कि चिंपैंजी बिना किसी सहायता के उन केलों को प्राप्त ना कर पाए। तो जैसे ही चिंपैंजी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, चिंपैंजी देखता है कि केलों को खाने का प्रयास करता है बट केले उसके हाथ नहीं आते हैं। उसी कमरे में कुछ बॉक्स रखे गए थे लकड़ी के, जिनके ऊपर चढ़ा जा सकता था और 3 बॉक्स रखे हुए थे। कोहलर ने ये देखा कि अगर ये 3 बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है, यानी एक के ऊपर एक बॉक्स रख के चढ़ता है, तो केले इसके हाथ आ जाएंगे। लेकिन तीनों बॉक्सों को उन्होंने अलग अलग रख रखा था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे कई दिनों तक प्रयोग किए गए और अंततः सुल्तान नामक चिंपैंजी ने जब केलों को देखा और बहुत सारा चिंतन किया तो उसने क्या किया, एक बॉक्स पे चढ़ के देखा, केले हाथ नहीं आए। उस बॉक्स पे दूसरा बॉक्स रखा, फिर देखा कि केलों के थोड़े और नजदीक पहुंच चुका है, फिर तीसरे बॉक्स को रखा और फाइनली उसने केले प्राप्त किए। इसी में एक दूसरा प्रयोग था जहां उन्होंने 3 लकड़ी के डंडे रखे जो कि आपस में जुड़ सके और इस प्रयोग को वापस दोहराया। और एक लंबे समय के बाद चिंपैंजी जो है वो इस तरीके से समस्या का हल कर लेता है। अर्थात इनका सीधा सीधा ये कहना था कि किसी भी समस्या का जब हम हल करते हैं तो अचानक हमारे बुद्धि में कोई आइडिया आता है या कोई विचार आता है और उस विचार से हम क्या करते हैं, उस समस्या का हल कर लेते हैं। तो देखिए, नोट लगा के लिखा है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुर्ट लेविन, ये सब क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया 1913 से 1918, 5 वर्ष तक।
केनारी द्वीप नामक स्थान पर ये जो है ये सारे प्रयोग करते हैं। और सूझ या अंतर्दृष्टि क्या है? तो सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तत्कालिक या स्थायी ज्ञान होता है। जब हम किसी समस्या में होते हैं और उसके हल के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता है, तो अचानक हमारे दिमाग से एक नया विचार उत्पन्न होता है और उस नए विचार से हम उस समस्या का हल करते हैं। इसे ही कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझने की शक्ति ही क्या है? अंतर्दृष्टि है। अगर आप किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझ गए तो यही क्या है? आपकी अंतर्दृष्टि है। अतः अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, समग्रता, संपूर्ण इकाई का बोध, यानी सीधा सीधा है कि किसी समस्या का हल करने के लिए या अपने जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए हमें किसी समस्या के एक पक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उस समस्या के संपूर्ण पक्ष को समझना चाहिए, जिससे कि हम उस समस्या का हल कर सकें, है ना। जिसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे अनुभव का उपयोग लेना चाहिए, समस्या को प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए और आकस्मिकता यानी अचानक उस समस्या को समझते समझते हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में जो है वो विचार उत्पन्न होगा, जिससे हम उस समस्या का हल कर पाएंगे। ठीक है, और आकस्मिकता व सीखने का स्थानांतरण पर बल दिया गया और अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। देखो ये प्रयोग दिखाया गया है ना, देखो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है ना, ये देखो, ये यहां से 3 बॉक्स रखे हुए थे, इन बॉक्सों को ये उठा रहा है और ये केलों को जो है प्राप्त करने का प्रयत्न जो है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी जो है इस प्रयोग में जो है वो करने का प्रयत्न कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है? देखिए, किसी व्यक्ति की अंतर्दृष्टि किस किस कारकों से प्रभावित होती है? आपकी अंतर्दृष्टि किससे प्रभावित होती है? तो अंतर्दृष्टि जो होती है वो विभिन्न चीजों से प्रभावित होती है, जैसे कि आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है, यह आपकी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति में, जिस बालक में बुद्धि ज्यादा होगी, उसकी सोचने की क्षमता भी ज्यादा होगी, और जिस बालक की सोचने की क्षमता ज्यादा होगी वह बहुत जल्दी अंतर्दृष्टि या सूझ से जो है वो समस्या का हल कर सकता है। निम्न बुद्धि वाले बालक में सोचने की क्षमता कम होती है, बुद्धि कम होती है, तो उसे अंतर्दृष्टि से समस्या का हल करने में ज्यादा समय जो है वो लग जाता है। यही ये सिद्धांत कहता है, यही बात ये सिद्धांत कहता है ना, यही तो कहता है ये। तो पहला आपकी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बुद्धि है। दूसरा जो कारक है, बुद्धि में क्या आता है? दूसरा जो कारक आता है वो आता है कल्पना का प्रभाव। जैसे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बालिका है जो घर से जितने क्वेश्चन याद करके लेके आई थी उतने जो बच्चे रटते हैं वो रटा हुआ उतना ही बोल सकते हैं जितना उन्होंने पढ़ा है, रटा है। जैसे आपने देखे होंगे बोलने वाले तोते देखे होंगे, उन तोतों को ये सिखाया जाता है राम राम बोलो, तो वो राम राम के अलावा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने रट रखा है, उनको कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से। लेकिन अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो हम उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तो आपकी पहला तो कारक क्या हो गया? बुद्धि कैसी है। दूसरा हो गया आपकी कल्पना शक्ति कैसी है, क्योंकि समस्या का हल करने के लिए आपको कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के बिना समस्या का हल नहीं हो सकता। जब रीट 2022 मुख्य परीक्षा का आपको पता चला कि होने वाली है, तो क्या आप सीधे ही पढ़ने बैठ गए थे? सीधे ही पढ़ने बैठ गए थे क्या? नहीं बैठे थे। सबसे पहले आपने सोचा कि यार रीट 2022, अरे वाह, चलो 2021 तो रद्द हो गई थी, रीट 2022 में मैं अच्छे से और मेहनत करूंगा और अब की बार निश्चित तौर पर सफल होऊंगा। ये आपकी क्या थी? कल्पना थी, थी ना। उस कल्पना के आधार पर आपने सारे कार्यों को प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया, और यही तरीका है, हम सभी कार्य ऐसे ही तो करते हैं। फिर आता है प्रत्यक्षीकरण। समस्या क्या है उसको ऑब्जर्व करना, समस्या को
समझना। फिर इसके बाद क्या आता है देखो, फिर इसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में हम क्या करते हैं, समस्या का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे जो है रात को बुखार हो गया था, तो डॉक्टर क्या करता है, अपना वो मशीन लगाता है, आपको देखता है कि आपकी जो हृदय की धड़कन वगैरह है वो कैसी है, आपके जो यहाँ का सिस्टम है उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो आपको क्या कहता है कि जांच लिखता है कि ये जांच करा के लेके आओ। तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो समस्या है उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और इसके बाद वो क्या करेगा, आपको मेडिसिन देगा, आपको दवाई देगा। ठीक है, यही तो तरीका है ना, यही तरीका है। नेक्स्ट देखिए, प्रयास व त्रुटि। अब आपने बुद्धि भी आप में अच्छी है, कल्पना शक्ति आपकी अच्छी है, प्रत्यक्षीकरण आपने समस्या कर दिया। अब उस समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। आपने जो कल्पना की है उसके आधार पर हल करेंगे। तो आप कितना प्रयास करते हैं, किसी समस्या का हल करने के लिए, यह भी आपकी बुद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता, आपकी सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करता है, और अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है कि बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति तथा रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। अगर आप बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तर्क शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत गणित तथा भौतिक शास्त्र के विषयों में भी उपयोगी है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है, रटने पर बल ये नहीं देता है, समझकर सीखने पर बल देता है। गैरिसन व अन्य के अनुसार यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर भी बल देता है। किस पर बल देता है? समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है, कि हमें समस्या का हल जो है वो करना किस तरीके से है। गैट्समैन ने कहते हैं कि यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर चलता है। पूरी समस्या का ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके केंद्र की ओर चलता है, ये है ना। यह सिद्धांत किस ओर चलता है? केंद्र की ओर, पूर्ण से अंश की ओर जो है ये सिद्धांत क्या करता है, कार्य करता है, पूर्ण से अंश की ओर। वैज्ञानिक कार्यों व अवबोध पर बल देता है ये। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत आता है तीसरा, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे तल रूप का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे कुर्ट लेविन। इसके अनुसार अनुभव के स्थान पर मानव व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरणा पर इसमें बल दिया गया। कुर्ट लेविन ने क्या कहा कि आप का अनुभव, उसके स्थान पर आपका व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज को सीखने के लिए, कि आपका व्यवहार कैसा है। यह भी आपके अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। जया सैनी जी कैसे हैं आप? मुकेश शर्मा जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? देखो पिछले 2-3 दिनों से ये क्लास तो हुई नहीं थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मान लिया होगा अपने मन में कि ये क्लास नहीं होगी, तो इसीलिए आज की सेशन में बच्चों की संख्या कम है। लेकिन अब रोज क्लास होगी तो फिर से आप आने शुरू हो जाओगे। ये 12 बजे वाले सेशन में हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ जो है समस्या आती रहती है, इसीलिए क्लास बीच में रह जाती है। लेकिन बहुत जल्दी मनोविज्ञान विषय को पूर्ण अपन जो है कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सिद्धांत आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। प्रयोग किया था 11 वर्षीय बालक, जिसे जीवित जोकर कहा गया, और बेबी डॉल इसका नाम था। लिंडग्रेन के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आरंभ हुई थी, और बांडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम अवलोकन, अनुकरण तथा अन्य क्रिया द्वारा सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ है? समाज में क्या हो रहा है इससे हम सीखते हैं। जैसे ये किसी बालक का घर है, ठीक है, यहां ए नामक बालक रहता है, ये इसके पड़ोसी का घर है, ये इसके पड़ोसी का घर है, ये मान लीजिए सड़क है, यहां पर जो है वो खेल का मैदान है, मैदान, यहां पर एक घर है, यहां पर घर है, यहां पर घर है, ये सब क्या है? इसके पड़ोसी है।
अब ये बालक जो है यहाँ पर खेल के मैदान में खेलता है, अपने पड़ोसियों के घर जाता है, तो इसका ये जो समाज हो गया ना, इस समाज के अंदर या बालकों के समूह के अंदर कैसी गतिविधियां हो रही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए, एक परिवार होता है, उसमें माता पिता, छोटा मान लेते हैं परिवार, सामूहिक परिवार नहीं है, एकल परिवार है। एकल परिवार में क्या है, माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं, XY, यानी एक लड़का एक लड़की। लड़की बड़ी, लड़का या लड़की उनमें से एक बड़ा है, एक छोटा है, साधारण सी बात है। अब माता पिता क्या करेंगे, माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपस में, माता पिता कैसे घर में रह रहे हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या वो खाना नीचे जमीन पे बैठ के खाते हैं, क्या वो टेबल पे बैठ के खाते हैं, क्या वो टीवी के सामने बेड पर बैठ के खाना खाते हैं। ये जो बड़ा बच्चा होगा, क्योंकि ये धरती पर पहले आया है, तो ये अपने माता पिता को फॉलो करेगा। मान लीजिए माता पिता घर में हिंदी में बात करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाना ले आओ, है ना, ऐसे जो भी हमारे रोजमर्रा की बातें होती है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। हर सेशन की शुरुआत से पहले मैं टेलीग्राम पे इनकी लिंक भेज देता हूं, तो आप वहां से भी क्लास में को ज्वाइन कर सकते हो। अगर माता पिता हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपस में प्यार से रह रहे हैं, पति पत्नी है, माता पिता आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, खास तौर पर बच्चों के सामने नहीं करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, तो ये जो बड़ा बच्चा X है, यानी ये लड़की है, ये लड़की भी क्या करेगी, इसी तरीके का व्यवहार करेगी। ये भी हिंदी भाषा का प्रयोग करेगी, यह भी अपने से बड़ों का सम्मान करेगी, यह भी सबके साथ प्रेम से रहेगी। और जो छोटा बच्चा है, ये इन तीनों को फॉलो करेगा। अर्थ क्या है कि जनरली हमारे आसपास जैसा व्यवहार होगा, हम वैसा ही चीजों को सीखेंगे, हम वैसी ही चीजों को सीखेंगे। यह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी हम समाज से सीखते हैं, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जैसे समाज में हम होंगे वैसे ही हम चीजों को सीखेंगे। सीधी सीधी बात है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान क्या है, हम सबसे पहले अवलोकन करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, या अवबोध करते हैं, या ध्यान से देखते हैं, फिर उसको धारण कर लेते हैं। धारण करना यानी उसको आत्मसात करना। जैसे मान लो आप पड़ोसी के घर पे गए, पड़ोसी के घर पर आज जो है वो बड़े बन रहे हैं, बड़ा गुलगुला पकौड़ी बन रहे हैं पड़ोसी के घर पर। आप गए पड़ोसी के घर पर, आपने देखा कि पड़ोसी की आंटी जी जो है वो आज दाल पीस रही है और बड़े बना रही है। आपने ध्यान से देखा, अरे वाह, आज तो बड़े बन रहे हैं। आपने अपने इस बात को धारण कर लिया कि आज तो मैं भी बड़ा खाऊंगा, और माँ ने जाके कैसे माँ बड़ा बनाना है। आप दौड़े दौड़े घर पे आओगे, अपनी माँ से कहोगे ना, माँ आज आप ही बड़ा बना लेंगे। माँ कही के बात बेटा, आज बड़ा ही के सोची, तो माँ अपना पड़ोस में बनाव लाग रहे, जो मेरो भी मन कर गयो, गापा भी बड़ा बना सा। तो माँ बोली बेटा आथन बना सा, मैं दाल बेहूं। साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और समझ लो इसको। जैसे एक महिला है, इस घर की महिला है, और इस घर में गई, इसने देखा कि इस घर के अंदर की जो महिला है, यानी इसकी जो पड़ोसन है, इसकी पड़ोसन बाजार गई, और बाजार में सेल लगा हुआ था, सेल, साड़ियों का सेल, और 5 साड़ी खरीद के लाई है। 5 साड़ी खरीद के लाई है। ये भी घर पर आके अपने पति से कहे कि शानो मन नहीं थी, पैसा दो। क्यों कहे, साड़ी की सेल आ रही है, मैं भी ले आसी हूं। अपने पड़ोस सारी रही है, पहुंच रही है, मन थोड़ा रुपया ज्यादा दे, मैं 6 ले आऊंगी, बाद में 6 मन थे, 1 साल तक साड़ी ना दे रहे हो। अच्छा, 5 लोग बैठे हुए हैं, आप किसी शादी में गए हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं।
ठीक है, कोई बड़ा जैसे घर का सदस्य आया, एक उसमें से 5 में से 2 लोग खड़े हुए और उन्होंने उस बड़े बुजुर्ग के पैर छू लिए। ऐसे पैर छूते हैं हम जनरली, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो। अब जो 3 व्यक्ति अन्य थे ना, जो साथ में बैठे हुए थे, हालांकि वो उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन वो भी उन 2 लोगों को फॉलो करेंगे और वो भी पैर छुएंगे, पैर छुएंगे। वो 5 लोग, भीड़ 5-7 लोगों का क्या बैठा है, दोस्त बैठे हुए हैं, और एक को क्या आई, उबासी आई। पहले एक को उबासी आई, ऐसी मुंह पाड़ी उबासी लेकर रन भैया, फिर दूसरे ने भी वैसा ही किया। अब धीरे धीरे 3 लोगों को और उबासी आने लगेगी। यानी हम अपने आसपास जो हो रहा है, इस क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया था मेरी बहन, आप जो भी हैं, कि आपकी रीट 2021 में हुई थी, तो इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया था कि अगर आपकी बीएड नहीं है तो आपकी रीट मान्य नहीं होगी। अब इस बात को कितनी बार कहें, उत्तर तो वही होगा। यानी सीधा सीधा हम कहें कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, तो इसमें हम अवलोकन करते हैं, चीजों को धारण करते हैं, घर पर आके उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं और पुनर्बलन करते हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण, लास्ट उदाहरण सुन लो। घर में एक छोटा सा बच्चा है, 1.5, 2, 3 साल का, अभी अभी चलना सीखा है। दादी जी की, यानी दादी, जैसे मान लो घर में छोटी लड़की है 2 साल की, बात दादी की नकल करेगी, गेडियो लेगे, ओढ़नो ओढ़ गे, दादी बन के चलेगी। यहां क्यों कर रही है? क्योंकि उसने उसको देखा है ना। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आपके अवलोकन व अनुकरण। आपने समाज का अवलोकन कैसे किया? अब मान लो कोई ऐसा लड़का है जिसने देखा कि उनकी पड़ोसने लड़ रही है और एक दूसरे को गाली दे रही है, वो भी गंदी गंदी गालियां। अब उसने तो गंदी गाली सीख ली, आपने अवलोकन क्या किया? आप क्या सीखोगे, ये आपके अवलोकन पर और अनुकरण पर डिपेंड करता है। आपने गालियां अनुकरण की या गालियों का अवलोकन किया कि अच्छी बातों का अवलोकन किया। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि एक घर में पिता जो है वो शराब पीता है, रोज शराब पी के आता है, घर में आके उत्पात मचाता है, खाना किसी को खाने नहीं देता है, खुद खाता नहीं है। अब उसके घर में एक बच्चा है, माँ अपने बच्चों को बड़ी कठिनाई से पाल रही है। अब वो लड़का बताइए बड़ा होके शराबी बनेगा कि नहीं बनेगा? आप में से 50% लोग कहेंगे कि सर पिता शराब पीता है तो वो शराब का माहौल देखेगा तो वो भी शराबी बनेगा, लेकिन 50% लोग ये कहेंगे कि नहीं, वो शराबी नहीं बनेगा, क्योंकि उस बच्चे के अवलोकन पे डिपेंड करता है। वो शराब, उस अपने पिताजी से क्या सीख रहा है, उसका अवलोकन करके कि शराब पीनी चाहिए कि शराब पीना जानवर बनना है। तो जैसा आप अवलोकन करेंगे वैसा ही आपका अधिगम हो जाएगा। एक रूपता और समानता होनी चाहिए अवलोकन में। मॉडल की विशेषता, मॉडल, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हीरो ने कैसे कपड़े पहने हैं, हीरो के बालों की स्टाइल कैसी है। लड़कियां क्या देखती है कि हीरोइन ने कौन सी ज्वेलरी पहनी है, कौन से प्रकार का जो है वस्त्र पहने हुए हैं, कौन सा उसके पास हैंडबैग है। इस प्रकार की चीजें देखते हैं जनरली, और फिर उसको अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयत्न हम करते हैं। तो मॉडल की विशेषता भी आपको प्रभावित करती है, निरीक्षणकर्ता की विशेषता भी आपके अधिगम को प्रभावित करती है, पुनर्बलन का भी प्रभाव मिलता है। मान लीजिए कि आप एक मूवी देख के आए और आपने भी जो है वो ऐसे वाली कटिंग करवा ली कि यहां से सारे बाल उड़ा दिए, और फिर आप घर पे आए बाल उड़ा के और पिताजी ने आपको देख लिया। आप तो घर में प्रवेश कर रहे थे, पिताजी आगे खड़े थे, अरे छोरा तू कौन है? बोले बापू मैं ही हूं। तो तेरा बाड़ांग क्यों हो, इं क्या कटा गए आज? बोले बापू नई स्टाइल है, इना तो तेरी स्टाइल मैं बनवाऊं। और पिताजी ने पकड़ के ऊपर वो आलना से सिर पर आलना सा बना लेते हैं लोग, घोंसला सा, आलनो मारवाड़ी शब्द घोंसला सा। तो उस घोंसले को पकड़ के ऐसे घुमा के और 2-4 गदीड़ मारा कि चल लोडी कटा गया भाग। और जब तक लोडी नहीं कटा ले जब तक घरे ना आ जाए। तो पुनर्बलन मिला, और ये पुनर्बलन उसको
नेगेटिव पुनर्बलन मिला, अब वो दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी कटिंग नहीं करवाएगा। साधारण सी बात है। कैसा किसी चीज को सीखने के बाद आपको कैसा पुनर्बलन मिलता है, यह भी डिपेंड करता है कि आप वो चीज सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। इसके बाद सुझाव, सहानुभूति, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांत के शिक्षा में क्या उपयोग है। सामाजिक व्यवहार को सीखने में यह उपयोगी है, भाषात्मक विकास में सहायक है, व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी है, कला शिक्षण में भी उपयोगी है, और इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर भी सीखा जाता है। जनरली इस सिद्धांत में हम दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो अनुकरण जैसा हो गया, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण में हम सीधे ही अनुकरण करते हैं। अनुकरण में हम क्या करते हैं, जनरली किसी को काम करते हुए देखा और सीधे ही क्या कर लिया, अनुकरण। इसमें हम अनुकरण सीधे नहीं करते, हम पहले उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर अनुकरण करते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत वैसे एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के सोपान। प्रतिपादक कौन थे, रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 8 सोपान बताए। पहला है संकेत अधिगम, जैसे कि आईपी पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत था। संकेत देता था ना पावलोव, घंटी बजाना क्या था, संकेत ही तो था कि भोजन आने वाला है। तो ये हो गया संकेत अधिगम का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जैसे व्यवहारवादी थार्नडाइक का सिद्धांत था, उसने क्या दिखाया, उद्दीपक दिखाया और उद्दीपक के अकॉर्डिंग हमने सीखा। नेक्स्ट आता है आपका श्रृंखला अधिगम, जैसे कि कर्मिक रूप से सीखना, कर्म से सीखना। स्किनर ने इसकी व्याख्या की। स्किनर ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक बटन लगाए हुए थे और क्रम से उस बटन को अगर दबाया गया तो आपको भोजन मिलेगा। शाब्दिक अधिगम, डेविड आशुबल ने शाब्दिक अधिगम का विस्तृत अध्ययन करने हेतु 4 प्रकार बताए इसके। और बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुविभेदन यानी बहुत से उद्दीपकों में से किसी सही उद्दीपक का चुनाव करना। जैसे आप बाजार में निकले, बहु विभेदन अधिगम का क्या अर्थ है कि आपके सामने बहुत सारे अधिगम है। जैसे आप YouTube पर कोई क्लास देखते हैं, जैसे आप मनोविज्ञान की क्लास देखना चाहते हैं और आपने सर्च किया रीट मुख्य परीक्षा मनोविज्ञान, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्योंकि अलग अलग चैनलों के अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों के टीचर भी पढ़ा रहे हैं। अब आपके सामने 15, 20, 30, 40 जो है वो उद्दीपक होंगे कि आप किस चैनल से पढ़ें, और उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। यह होता है बहुविभेदन का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्यय का सिद्धांत, पूर्व अनुभव के आधार पर निर्मित प्रत्ययों के माध्यम से सीखना। फिर आता है सिद्धांत अधिगम। इस अधिगम में घटनाएं क्यों और कैसे घटित होती है, के कारण पर आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीकर उसका व्यवहार खराब क्यों हो जाता है, इसके कारण के आधार पर आप तय करते हैं कि आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का सबसे उत्तम प्रकार है जहां बच्चा खुद समस्या का समाधान करता है, यानी करके सीखता है। इसके बाद आता है अव्यक्त अधिगम या उद्देश्यपूर्ण या प्रतीक अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे एडवर्ड टोलमैन, और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या प्रयोग किया, अव्यक्त अधिगम यानी व्यक्त नहीं करना। इन्होंने एक प्रयोग, 2 प्रयोग किए। इन्होंने एक भूल भुलैया बनाई इस तरीके की, और यहां इन्होंने एक और भूल भुलैया बनाई। और यहां पर एक चूहे को छोड़ा, और यहां पर भी एक चूहे को छोड़ा। ये चूहा ए है और ये भी चूहा ए ही है, यानी इसी चूहे के साथ प्रयोग किया इन्होंने। पहली बार इन्होंने क्या किया, इस चूहे को जब छोड़ा तो यहां पर भोजन रख दिया। क्या रख दिया, उद्दीपक के रूप में भोजन। तो ये चूहा इस भोजन की खुशबू को सूंघते सूंघते जो है वो यहां पर पहुंच गया।
और इस रास्ते को इसने सीख लिया, भोजन मिल गया इसको। अब ये खुश हुआ चूहा, रास्ता भी सीख गया कि किस रास्ते से हमें जाना है भूल भुलैया में। दूसरी बार इसने क्या किया कि भोजन नहीं रखा। चूहा रास्ता देखता देखता, अब खुशबू तो नहीं आ रही है, लेकिन चूहा पहुंच गया और पहुंचने के बाद देखा कि इसको जो है भोजन नहीं मिला है। अब इसने तीसरी बार इसी चूहे पे प्रयोग किया, इसी भूल भुलैया में इस चूहे को वापस छोड़ा और भोजन रखा नहीं। अब चूहा गया ही नहीं, क्योंकि चूहे को पता था कि आगे जाएंगे भोजन तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे जाकर, आगे जाकर क्या करेंगे। यानी इसको रास्ता पता था, लेकिन इसने ये सीखी हुई चीज को भी व्यक्त नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब हम कोई चीज जानते हैं लेकिन हम उस काम को करना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, व्यक्त ही नहीं करते कि हम इस चीज को जानते हैं। हम व्यक्त ही नहीं करते कि हम इस चीज को जानते हैं, अर्थात अपने अधिगम को छुपा लेना, इसे कहते हैं अव्यक्त अधिगम, अर्थात सीखी हुई बात को भी व्यक्त नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इससे अपने को फायदा नहीं हो रहा है, इससे अपने को क्या नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए व्यक्त नहीं करना। इसके बाद आता है निर्मितिवाद उपागम या संरचनात्मक अधिगम या उपनिवेश अधिगम। प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर। 1960 में अपनी पुस्तक शिक्षा की प्रक्रिया में यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। और निर्मितिवाद यह एक उपागम, छात्र केंद्रित जो है उपागम है। यह उपागम कैसा है? यह सिद्धांत, यह अधिगम छात्र केंद्रित है। इस उपागम के अनुसार बालक नवीन तथ्यों की तुलना में पूर्व अनुभव के करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। पूर्व अनुभव के पूर्व अनुभव के उपयोग करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। यानी हम कोई चीज नई सीखते हैं ना, तो नई चीज सीधी अगर हमें सिखाई जाए तो हम नहीं सीख पाते हैं या थोड़ा ज्यादा समय लेके सीखते हैं। लेकिन अगर हमारे पूर्व ज्ञान के साथ इस नए ज्ञान को जोड़ दिया जाए तो हम उस चीज को आसानी से सीख सकते हैं। और इसी आधार पर हमारी कक्षाओं में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रस्तावना क्वेश्चन करते हैं, ताकि बच्चों के पूर्व ज्ञान का भी हमें पता चल जाए और पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को आसानी से जोड़ा जा सके। ज्ञान की संरचना पर बल दिया जाता है। इसमें बालक कैसे सीखता है वह पूर्व अनुभव के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इस उपागम में छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या प्रदान कर दी जाती है, जिससे समाधान वे स्वयं समूह में चर्चा करके निकालते हैं। बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, ये तो अन्य टॉपिक आ गए। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण देखिए क्या है। रीट में अधिगम का स्थानांतरण है क्या? रीट में अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों में से आता है और इस टॉपिक से निश्चित तौर पर जो है क्वेश्चन आते हैं। 3-4 टॉपिक ही हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाल विकास, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम की विभिन्न सिद्धांत है, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, अधिगम एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और बस अधिगम का स्थानांतरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण हमारे सिलेबस की प्रक्रिया में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? आप रीट 2021 में मनोविज्ञान पढ़े हो और आपकी रीट मुख्य परीक्षा में भी मनोविज्ञान है। जो आपने रीट 2021-2022 में पढ़ा था वो आपका यहां पर काम आएगा कि नहीं आएगा? काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का क्या है? स्थानांतरण है। जैसे कि एक बालक जो है वो साइकिल चलाना जानता है और अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाने का जो ज्ञान है, साइकिल चलाने का जो
ज्ञान है वो उसके मोटरसाइकिल चलाने में भी क्या होगा, उपयोगी होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण हुआ है। और कैसा स्थानांतरण हुआ है, उपयोगी है तो हम कहेंगे सकारात्मक है। तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक शून्य स्थानांतरण। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण की या पॉजिटिव की। पॉजिटिव या सकारात्मक शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा अधिगम का स्थानांतरण जिससे हमें नए ज्ञान को सीखने में सहायता मिले, अधिगम का पॉजिटिव स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि एक बालक, मैंने उदाहरण दिया कि साइकिल चलाना जानता है और वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाने का ज्ञान उसको जो है वो किस में काम आ रहा है, मोटरसाइकिल चलाने में आ रहा है। तो यह अधिगम का कैसा सिद्धांत हुआ, सकारात्मक हुआ। दूसरा नकारात्मक होता है। नकारात्मक कैसा होता है, जो नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। जैसे आप साइकिल चलाना तो जानते हैं लेकिन आप नाव चलाना सीख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं लेकिन आप बोट चलाना सीख रहे हैं, नाव चलाना सीख रहे हैं। तो यह आपका मोटरसाइकिल का जो ज्ञान है वो नाव चलाने में आपके लिए क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि देखो, बाइक को जिस तरफ स्टैंड घुमाओगे, उसका हैंडल जिस ओर घुमाओगे उसी ओर मुड़ जाएगी वो। लेकिन नाव में इसके ठीक उल्टा होता है, जिस दिशा में आप स्टीयरिंग घुमाओगे उसके विपरीत दिशा में नाव क्या होती है, टर्न होती है। तो इसीलिए मोटरसाइकिल का ज्ञान आपके नाव के ज्ञान में क्या पहुंचा रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। तो यह अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। इसके बाद होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है कि ना ही तो आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायक होता है और ना ही वह बाधक होता है। यानी ना ही तो वो आपकी सहायता करता है और ना ही आपकी वो बाधा पहुंचाता है। जैसे कोई बच्चा हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है और वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो हिंदी और संस्कृत का ज्ञान आपके अंग्रेजी सीखने में ना ही तो सहयोग करेंगे और ना ही आपकी बाधा पहुंचाएंगे। तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। यही बात यहां पर जो है वो लिखी गई है। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत है, जैसे मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत है, जिसमें कल्पना का प्रयोग करके अंग्रेजी व हिंदी दोनों साहित्यों में समान किया जा सकता है ना। समान तत्वों का सिद्धांत है, प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। सामान्यकरण का सिद्धांत है, प्रतिपादक थे C.H. जर। सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत है, प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। और अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता है। अधिगम का स्थानांतरण किस बुद्धि का होता है, सामान्य बुद्धि का। जैसे हमने पढ़ा था ना बुद्धि, तो बुद्धि के हमने 2 कारक पढ़े थे, है ना, एक स्पेसिफिक बुद्धि और एक जनरल फैक्टर सामान्य बुद्धि। तो अधिगम का स्थानांतरण केवल सामान्य बुद्धि वाले ही अधिगम का स्थानांतरण होगा, विशिष्ट बुद्धि वाले अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत बागले ने दिया था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, सीखने वाले की इच्छा शक्ति, सामान्य बुद्धि, सामान्यकरण की योग्यता, समान विषय वस्तु और समान शिक्षण विधियां। ये आपके अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये अधिगम टॉपिक आपका पूर्ण हो चुका है। रीट में जो अधिगम था ना, हमारे रीट 2021 और 22 में, उसमें अधिगम का टॉपिक ज्यादा बड़ा था, जिसमें अधिगम के वक्र, अधिगम के स्थानांतरण ऐसे करके बहुत बड़ा टॉपिक था। इसमें उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो ये आपका अधिगम का टॉपिक हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी NCERT क्लास 9th में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।